रीबर्थ ऑफ बर्निंग लव एपिसोड 15। शशांक गुस्से से बोला, अगर कोई बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्रम और अद्विक शशांक को लावा उगलते हुए देख रहे थे। वो पागल सा हो गया था। इतना गुस्सा था उसमें कि वो सब कुछ जला देगा। स्मृति लंबी सांसें लेने लगी। वहां का मंजर, शशांक का गुस्सा उससे सहा नहीं जा रहा था। ऊपर से उसका पति किसी को मारने जा रहा था। ये सब देख वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। स्मृति हिम्मत करते हुए बोली, प्लीज रुक जाइए। पर उसकी आवाज शशांक तक नहीं पहुंची। इधर इंद्रिक शशांक के गुस्से से वाकिफ था। वो बिना भाव के शशांक को देख रहा था। प्रणय बीच में आकर बोले, शशांक अग्निवंशी, गन नीचे करो वरना मेरे आदमी तुम सभी को गोलियों से भून देंगे। उसकी बात सुन शशांक डरावनी हंसी हंसने लगा। वो खूंखार जानवर लग रहा था। सब हैरान थे उसके पागलपन को देखकर। स्मृति खुद फटी आंखों से उसे देख रही थी। क्या ये वही है जिससे वो प्यार करती है, जिसके साथ वो रोज रहती है? नहीं, ये वो नहीं है। उसका पति इतना निर्दयी नहीं था। शशांक की हंसी गायब हो गई। वो गुस्से से तमतमा कर बोला, सही कहा, तेरे आदमी भी है यहाँ, लेकिन अब आंखें खोल कर देख, कोई है जो तुझे अपनी मदद के लिए दिख रहा हो। प्रणय ने आसपास देखा तो वो हैरान रह गया। उसके सारे गार्ड्स जमीन पर घिरे हुए थे। पर यह सब हुआ कब? ओरियन शशांक से बोला, शशांक। शशक ने लाल आंखों से उसे देखा। दुनिया जहां का गुस्सा था उसकी आंखों में। ओरियन की हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। शशांक ट्रिगर पर उंगली रखकर बोला, मेरी पत्नी को जो आंख उठाकर देखेगा, मैं उसे अगली सुबह नहीं देखने दूंगा। वो गोली चलाता उससे पहले स्मृति चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, रुक जाइए। शशांक के हाथ रुक गए। स्मृति की आवाज से मानो उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो पलटकर स्मृति को देखता है जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो गिरने को हुई तो अद्विक ने उसे जल्दी सहार दिया। शशांक जल्दी उसके पास भाग कर आया। वो स्मृति से बोला, हे वाइफी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? स्मृति उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? शशांक उसके हाथ पकड़कर बोला, क्योंकि जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा उसे जीने का कोई हक नहीं है। टेल मी, कौन था वो? स्मृति कुछ बोलती उससे पहले उसे उल्टी आने लगी। शशांक ने जल्दी उसके पीठ पर हाथ फेरा। अब्रम जल्दी पानी लेकर आया। अद्विक शशांक से बोला, भाभी ये सब नहीं देख सकती, शशांक प्लीज रुक जा। शशांक स्मृति के चेहरे को देख रहा था। उसकी नजर स्मृति के शरीर से बह रहे खून पर थी और यही वो एकमात्र चीज थी जो उसे शांत नहीं होने दे रही थी। तभी एक आदमी भागने को हुआ तो बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। ये वही आदमी था जिसने स्मृति का ये हाल किया था। शशांक ने उसे देखा, फिर स्मृति को अपनी तरफ घुमाकर बोला, यही है ना वो? स्मृति उसे धुंधली आंखों से देख कुछ नहीं बोली। शशांक समझ गया। वो अद्विक के पास स्मृति को छोड़ उस आदमी की तरफ कदम बढ़ा देता है। स्मृति बेहोश हो गई। अद्विक उसे पकड़ के वहीं बैठ गया। उसकी नजरें शशांक पर थी। वो आदमी डर के मारे पसीना पसीना हो गया। शशांक उसे किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। वो गिरते पड़ते भागने लगा। शशांक उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसका ओरा आग की लपटों की तरह धधक रहा था। शशांक ने उसका हाथ पकड़ा और घुमाकर तोड़ दिया। वो आदमी दर्द से चीख उठा। वो अपने टूटे हाथ को लेकर भागने लगा। शशांक ने उसके पैर पर गोली चला दी, जिससे वो आदमी वहीं घिर गया और जिंदगी की दिख मांगने लगा। शशांक उसके हाथ पर पैर रख मसलते हुए बोला, यही हाथ था ना? सब लोग फटी आंखों से मौत का ये तांडव देख रहे थे। शशांक उस आदमी के पैर जहां गोली लगी थी वहां अपने पैर से दबाव बनाते हुए बोला, उसे हाथ लगाकर तूने अपनी मौत को बुलाया है। जब तक तेरा खून शरीर से अलग नहीं हो जाता तब तक तू ऐसे ही तड़पेगा। स्मृति के चेहरे को याद कर शशांक अपने आपे से बाहर हो गया और बेतहसा उसे मारने लगा। वो आदमी पूरा लहूलुहान हो गया। अब्रम उसे पकड़ते हुए बोला, वो मर गया है, शशांक रुक जा। शशांक ने उसे झटका और फिर उसे मारने लगा। उसकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब्रम ने उसे पकड़कर उससे दूर किया। ओरियन के इशारे पर दो गार्ड उस आदमी को ले गए। शशांक गुर्राते हुए बोला, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। शशांक को संभालना अब्रम के बस में नहीं था। तभी वहां कुछ गाड़ियां रुकी। सबने उस तरफ देखा तो उससे शिव और अविनाश बाहर आए। शिव की नजर आते ही शशांक पर गई। उसे इस तरह देख वो हैरान थे। वो जल्दी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर बेसुध स्मृति पर गई तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। वो स्मृति के पास जा उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उनकी आंखें हल्की नम हो गई। वो बोले, क्या हालत कर दी प्रणय तुमने इस मासूम बच्ची की। मुझे माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी ये दशा हो गई।
वो आंखों की नमी साफ कर खड़े हुए और बोले, प्रणय राठौर, आज सब कुछ बराबर होगा। प्रणय आंखों में गुस्सा लिए उन्हें घूर रहा था। शिव शशांक की तरफ बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, शांत हो जाओ शशांक। अपने पिता को देख शशांक का गुस्सा शांत हुआ। वो अपने होश में आते हुए सही से खड़ा हुआ। उसे अब स्मृति की याद आई। वो जल्दी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। अविनाश स्मृति के पास ही बैठे थे और एक टक उसे देख रहे थे। शशांक जल्दी आया और स्मृति को गोद में उठा लेता है। वो उसे कार में लेटा कर बोला, अद्विक, हॉस्पिटल जाओ। अद्विक हाँ में सर हिलाकर जल्दी कार में बैठ गया। शशांक स्मृति के माथे पर चूम कर बोला, वाइफी, बस कुछ वक्त और। ये बोल उसने गेट बंद कर दिया। अद्विक वहां से चला गया। शशांक मुड़ा तो उसकी नजर इंद्रिक से मिली, जो अभी भी शांत था। तारांकन, प्रणय और शिव आमने सामने खड़े थे। शिव ने सपाट लहजे में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? हम अच्छे दोस्त थे ना? प्रणय हल्का हंसकर बोले, दोस्त का मतलब भी पता है तुझे? तूने और अविनाश ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ओ रियली? प्रणय राठौर, शशांक आगे आते हुए बोला। सब उसे देखने लगे। वो आगे बोला, इन्होंने आपसे सब कुछ छीना या आपने इनसे इनका सब कुछ छीना? शिव और अविनाश सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। शशांक बोला, मैं जो अब बताऊंगा उससे कई लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये बात उसने एंड्रिक को देखकर कही। शिव बोले, क्या बात है शशांक? शशांक प्रणय को देखते हुए बोला, आपने पूछा था ना पापा प्रणय राठौर से मैं इतनी नफरत क्यों करता हूं, तो सुनिए। ये वही है जिसने मां को मारा था। ये वही है जिसने शाहिका आंटी को मारा था। ये वही है जिसने एंड्रिक के मॉम डैड को मारा था। और ये वही है जिसने ओरियन की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। शशांक के वाक्य सुन सभी के होश उड़ गए। ओरियन लड़खड़ा गया। शिव और अविनाश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। युआन के भी होश उड़ गए, पर एंड्रिक शांत था। अब्रम हैरानी से प्रणय को देख रहा था। शिव हकलाते हुए बोले, ये तुम क्या क्या कह रहे हो अपर्णा को? अविनाश शशांक को हैरानी से देख रहे थे। शशांक आगे बोला, इस आदमी ने ही पापा हमारी मां को गोली मारी थी। उसके बाद ये थाईलैंड चला गया। वहां से मुझे ये पता चला कि ये वही छुपा था और अपने हर काम को वहीं से अंजाम देता था। फिर ये 3 साल बाद फिर से लौटा और शाहिका आंटी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। पर उसने स्मृति को उनसे अलग कर दिया। श्रिविका की मां को इसने मार दिया। ये सब करके ये फिर थाईलैंड चला गया। अपने काम को इस तरीके से अंजाम दिया कि कोई इस पे शक नहीं कर पाया। इतने में भी इसका मन नहीं भरा। इसने एंड्रिक के मॉम डैड को मारा ताकि वो उसके जरिए अपना अधूरा काम पूरा कर सके। वो टेररिस्ट इसी के काम से इटली आए थे। वो एंड्रिक के मॉम डैड को मारकर भाग गए। उनका जब एक्सीडेंट हुआ तब प्रणय राठौर वही मौजूद था। ये चाहता तो ओरियन के मॉम डैड को बचा सकता था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। उन्हें तड़पे हुए अपने आंखों के सामने मरता देखा। इसके पीछे इसका मकसद साफ था कि ये ओरियन को भी वेपन बना सके, लेकिन ओरियन एंड्रिक की तरह भावना में नहीं बहा। अब ये सब इन्होंने क्यों किया ये तो यही बताएंगे। उसकी पूरी बात सुन सब निशब्द हो गए। शशांक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ओरियन के दिमाग में बस ये घूम रहा था कि अगर प्रणय चाहता तो उसके मॉम डैड बच सकते थे। उसका शरीर ढीला पड़ गया था। अब्रम ने उसे संभाला। एंड्रिक उसे ही देख रहा था। शिव कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें अपर्णा का वो दृश्य याद आने लगा। अविनाश गुस्से से बोले, क्यों किया तूने प्रणय ऐसा? प्रणय हंसते हुए बोले, तो शशांक तुमने सब पता लगा दिया, लेकिन तुमने ये गलत कहा कि एंड्रिक के माता पिता को मैंने मारा। वो एंड्रिक के पास जाकर नाटक करते हुए बोले, एंड्रिक ये झूठ बोल रहा है। मैंने तुम्हें बताया ना ये कितना बड़ा झूठा है, इसकी बातों पर यकीन मत करना। एंड्रिक खाली आंखों से उन्हें देख रहा था। अविनाश प्रणय की कॉलर पकड़कर बोले, मेरी बात का जवाब दे प्रणय, क्यों किया तूने ऐसा? प्रणय उनसे कॉलर छुड़ा चीखते हुए बोले, हाँ मैंने किया, सब मैंने किया, क्योंकि मैं अपर्णा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर शिव को चुना। मैंने अपर्णा के सामने अपने प्यार की भीख भी मानी। शाहिका को जब ये पता चला तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपर्णा से दूरी नहीं बनाई तो वो पुलिस को बता देगी। मैं अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख पाया। मैंने ठान ली कि मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगा, सो मैंने किया। तुम क्या जानो मैंने कितने दुख झेले थे। उसने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं गरीब था। मैंने ठान लिया कि अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। शाहिका को पता चला तो वो पुलिस मेरे घर तक ले आए। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। इसीलिए मैंने अपर्णा के बाद उसे भी मारने की ठान ली, पर फिर मुझे पता चला कि वो वैसे ही मरने वाली है तो मैंने उससे उसका बच्चा अलग कर दिया। भला मैं तुम्हें खुश कैसे रहने देता। मैंने अपना बदला ले लिया।
फिर भी मैं खुश नहीं हो पाया। खैर, मेरे दुख मेरे ही रहेंगे। मैं फिर चाहे तुझे सुनाऊं या शिव को। अविनाश ने प्रणय के मुंह पर एक घुसा मारा तो इंद्रिक उन्हें संभाल लेता है। प्रणय मुस्कुराह कर बोले, मुझे पता था तुम्हें मुझ पर काफी भरोसा है। इंद्रिक को देख शशांक सोच में पड़ गया। ओरियन बोला, क्यों किया? हमारी क्या दुश्मनी थी? प्रणय बोले, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम थे तो अग्निवंशियों से जुड़े हुए। जो मेरे बीच आया मैंने उसे मार दिया। ओरियन का शरीर गुस्से से तपने लगा। आपने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा है ना? नहीं, शायद ये मेरी गलती है कि मैं अंधेरे में रहा, इंद्रिक ने बिना भाव के कहा। प्रणय हैरानी से उसे देखने लगे। वो बोले, ये तुम क्या कह रहे हो इंद्रिक? शिव, वो सच बोल रहा है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि शशांक और उसके बीच आग लगाने के लिए तुमने ये सब किया था, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा काला सच होगा ये मैं नहीं जानता था। तुमने इतने परिवार उजाड़ दिए सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। प्रणय बोले, मैं तो आज तेरी बहू को भी मारने वाला था। मैं चाहता था कि तेरा बेटा भी तेरी तरह जिए। शिव एक पंच उनके मुंह पर मारते हुए बोले, खबरदार। इस बार इंद्रिक ने प्रणय को नहीं संभाला, वो सीधा नीचे गिर गए। इंद्रिक के हाव भाव देख प्रणय समझ गए कि इंद्रिक उनका साथ नहीं देगा। वो हंसते हुए अपने होठों के किनारे आए खून को पोंछने लगे। शिव इंद्रिक के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मुझे पता था तुम समझदार हो। तुम्हारी वजह से हमें प्रणय के प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया। शशांक ओरियन हैरान रह गए। इसका मतलब इंद्रिक को सब पता था। ओह, अब समझ आया, तुम इनसे मिल गए थे इंद्रिक, प्रणय उठते हुए बोले। अविनाश और शिव गुस्से से उन्हें देख रहे थे। तभी वहां पुलिस भी आ पहुंची। कमीशन ने प्रणय के हाथ में हथकड़ियां लगा दी। प्रणय इंद्रिक को देखने लगे। इंद्रिक शांत आवाज में बोला, गलती की थी उसे ही सुधारा है मैंने। आपने ही मुझसे सब छीन लिया तो अब मैं क्या ही करूं? शिव ने कमिश्नर से प्रणय को ले जाने को कहा, उसका हिसाब अब पुलिस करेगी। इंद्रिक शशांक और ओरियन की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में मैंने काफी गलतियां कर दी। तुम मुझे माफ ना करो तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं एक अच्छा दोस्त बनने के लायक नहीं था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये बोल वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को कब का शांत रखा था। आज उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी। उसने सब कुछ खो दिया था। वो भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो मुड़ा तो वो शशांक था। शशांक ने उसे ऐसे देखा तो एक पंच उसके मुंह पर झड़कर बोला, कहा था ना तुझसे, मान लेता मेरी बात। इंद्रिक भी उसके मुंह पर घुसा मारकर बोला, मैं कब से चुप हूं तो क्या तू अपने हाथ साफ करता रहेगा? ऐसे मारकर तू पहले नहीं समझा सकता था। अगर समझाता तो मैं खुशियां बांटने की उम्र में गम नहीं बांटता। शशांक अपने होंठों से आए खून को अंगूठे से साफ करके बोला, मैंने तुझे सबसे पहले ऐसे ही समझाया था, पर तुझे तो प्रणय राठौर में सच का देवता नजर आता था। जाना अपने प्रणय अंकल के पास। इंद्रिक उसे घूरते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। ओरियन बीच में आकर बोला, अब प्लीज खत्म करो यार सब कुछ। इंद्रिक शशांक को घूरते हुए बोला, सिर्फ तेरी वजह से सब भूल रहा हूं। ये सुन ओरियन ने उसे गले लगा लिया। इंद्रिक ने शशांक को भी खींच लिया। उन तीनों को देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। युआन की आंखें हल्की नम हो गई। हॉस्पिटल स्मृति बेड पर लेटी थी। वो शशांक को घूरते हुए सुनाए जा रही थी और शशांक सिर झुकाकर सुने जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद भाषण का आखिरी वाक्य, पत्नी सीधी मिली है, वरना पता चलता आपको। उसकी बात सुन शशांक सोच में पड़ गया। वो मन में बोला, अगर सीधी ये है तो तेरी कैसी होती होगी। स्मृति मुंह फूलाकर दूसरी तरफ घूम गई। शशांक जल्दी दूसरी तरफ आकर बोला, अच्छा ये सब छोड़ो ना वाइफी, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, तुम्हें अपने पति पर प्यार नहीं आ रहा क्या? ये बोल वो उसके चेहरे पर हाथ चलाने लगा। स्मृति उसके हाथ दूर करके बोली, जी नहीं आ रहा, दूर रहिए हमसे। ये बोल वो पलट गई और हल्का मुस्कुरा दी। शशांक ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसकी नेक पर बाइट कर दिया। वार्ड के बाहर कर्निश अद्विक के कब से चिपका हुआ था और अद्विक भी उसे अपने इटली के सफर के बारे में बता रहा था। ओरियन इंद्रिक की बैंडेड करना गया था। अब्रम नेश के कैबिन में था। शिव और अविनाश घर चले गए थे क्योंकि दादाजी अकेले थे। क्रियांश और प्रतीक का तो अलग ही चल रहा था। वो डेजी के वार्ड के बाहर खड़े अंदर ताका झांकी कर रहे थे। वो दोनों अद्विक और कर्निश के पास आए तो कर्निश बोला, वैसे तुम वहां क्या देख रहे थे? क्रियांश उसके कान में बोला, तुझे पता है उस वार्ड में एक बहुत सुंदर लड़की है, तुझे भी देखना है। ये सुन अद्विक उन्हें देखने लगा। कर्निश अपने चेहरे पर सख्ती लाकर बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती?
थोड़े मैच्योर बनो, कब तक ऐसे ही करते रहोगे? वो तीनों शौक होकर कर्निश को देखने लगे। क्या सच में कर्निश मैच्योर हो गया है? कर्निश उठते हुए बोला, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ये बोल वो आगे बढ़ गया। प्रतीक बोला, ये इतना समझदार कब से हो? कर्निश जल्दी से डेजी के रूम में चला गया। ये देख अद्वैक का मुंह खुला का खुला रह गया। क्रियांश गुस्से से जाते हुए बोला, इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रतीक भी उसके पीछे भागते हुए बोला, उस लड़की को पहले मैंने देखा था यार। अद्वैक नामे सर हिलाकर बोला, ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। ओरियन आते हुए बोला, शशांक कहाँ है? अद्वैक वार्ड की तरफ देखकर बोला, भाभी अच्छी खासी क्लास ले रही है उसकी। ओरियन हंस दिया। युआन भी वहां आया तो अद्वैक बोला, तुम कर्निश को ढूंढ रहे हो ना? पहले तो युआन चुप रहा लेकिन फिर धीरे से हाँ में सर हिला देता है। अद्वैक एक वार्ड की तरफ इशारा करके बोला, जाओ जाओ, वो वही है। युआन जल्दी चला गया। ओरियन हैरानी से बोला, वो तो डेजी का वार्ड है ना? अद्वैक हंसते हुए बोला, हाँ, और उन तीनों को नहीं पता कि वो गलत लड़की को इम्प्रेस करने गए हैं। ओरियन हैरान था। अब्रम भी वहां आ गया। अद्वैक खड़े होते हुए बोला, मुझे कुछ काम है तो मैं कुछ देर में आता हूं। अब्रम बोला, बाहर बारिश का मौसम है, ध्यान से जाना। अद्वैक हाँ में सर हिलाकर चला गया। कुछ वक्त बाद आरवी कुछ बाइक्स लेकर घर की तरफ जा रही थी। वो गली के बाहर आई तो उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई। सामने अद्वैक अपनी कार की बोनट से लगकर खड़ा था। इतने महीनों बाद उसे देख आरवी की आंखें नम हो गई। उसने अपने बाइक्स फेंके और भागते हुए उसकी तरफ बढ़ी। अद्वैक ने भी अपने हाथ फैला दिए। आरवी ने कसकर उसे पकड़ लिया। अद्वैक ने भी टाइटली उसे हग कर लिया। कुछ देर बाद आरवी अपनी नाक उसके शर्ट पर पोंछ दूर हुई और जाने लगी। अद्वैक उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ? आरवी उसका हाथ झटक कर बोली, तुमसे मतलब? अद्वैक हैरानी से बोला, अचानक क्या हुआ तुम्हें? आरवी जाते हुए बोले, बिना बताए चले गए तो अब क्यों आए हो? जाओ यहां से। बदलों में तेज गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। आरवी बाइक उठाकर जाने लगी तो उसके कानों में आवाज आए, सुनिए तो, रुकिए तो। आरवी ने पलटकर देखा तो अद्वैक गिटार बजाते हुए आगे बोला, क्यों है खफा? अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की? ओ दीवाना हूं माना, सुनिए दीवाने की। आरवी हैरान थी। उसने आसपास देखा, ज्यादा लोग तो नहीं थे लेकिन 4-5 थे जो उन्हें ही देख रहे थे। आरवी अद्वैक के पास आई और बोली, ये क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। अद्वैक नामे सर हिला देता है तो आरवी उसकी कार में सामान रख दूसरी तरफ चली गई। अद्वैक भी उसके पीछे चल दिया। वो चलते चलते बीच तक आ गए। आरवी का घर बीच के पास ही था और वो अद्वैक को यहाँ ले आई। उसे पता था अद्वैक रुकने वाला नहीं है और लोगों ने देखा तो बातें बनाएंगे। बीच पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अद्वैक आरवी के आगे उल्टा चलते हुए गिटार बजाते हुए बोला, ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर कहते हैं आप ना जाएं, हम पर ये करम फरमाएं। सुनिए तो, कहती हैं बलखाती लहरें। ओ आरवी और अद्वैक भीग चुके थे। आरवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी लेकिन चेहरे पर गुस्सा दिखा रही थी। अद्वैक उसका हाथ पकड़कर, आप जरा कुछ देर तो ठहरे। ओ आरवी अपना हाथ छुड़ाकर लहरों की तरफ चल दी। सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा? अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की हो? अद्वैक अपना गिटार गीली रथ पे रख आरवी के सामने घुटनों पर बैठ अपने हाथ फैला देता है। दीवाना हो माना, सुनिए दीवाने की। आरवी अपने हाथ बांधे उसे देख रही थी। अद्वैक बोला, आरवी मुझे वो काइंसिडेंस बहुत पसंद है जहां हम दोनों मिले थे। तुम अच्छी लगी, ये आकर्षण था। तुम्हारे बाद कोई अच्छा नहीं लगा, वो मेरा प्रेम है। आरवी का दिल धड़कने लगा। अद्वैक उसके हाथ को पकड़ बोला, यस मिस बकबक, आई लव यू एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी। प्लीज कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और नहीं भी करती तो भी मैं तुम्हें मना ही लूंगा। मेरे साथ प्लीज 10 डेट पर चलो आरवी, मैं प्रूफ करूंगा कि मैं ही तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट हूं। तुम थोड़ी नखरे वाली और गुस्से वाली भी हो लेकिन मुझे ये सब काफी पसंद है तुम में। प्लीज मुझसे शादी कर लो आरवी और मेरी जिंदगी संवार दो। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आमतौर पर मैं इतना नर्वस नहीं होता लेकिन तुम्हारे सामने आते ही दिल धड़कने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कोई सूझबूझ नहीं रहती। दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। इन 4 महीनों में एक भी ऐसा पल नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। आई लव यू आरवी, लव यू सो मच। ये सब वो एक सांस में बोल गया और अपना चेहरा झुका लिया। आरवी उसके सामने बैठकर बोली, क्या कहा तुमने? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें बड़ा पता है, और मैं बहुत नखरे करती हूँ। कभी सोचा है मेरी चपड़ चपड़ के बिना तुम्हारी लप्पूसी लाइफ का क्या होता? अद्वैक उसे देखने लगा। आरवी खड़े होकर बोली, तुम इतने बड़े सिंगर हो,
तुम्हारे इतने फैंस हैं, तुम इतने पॉपुलर हो लोगों में, मुझे नहीं लगता तुम्हारा मनचला दिल एक जगह कभी रुकेगा। अभी मैं अच्छी लग रही हूँ, कल कोई। वो आगे और कुछ बोलती उससे पहले अद्विक ने गुस्से से उसकी कमर पर हाथ रखा और अपनी तरफ खींचकर बोला, मानता हूँ मैं थोड़ा एस्ट्रोवर्ट हूँ, लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास बहुत सारे दिल हैं जो राह चलते किसी को भी दे दूँ। मेरा एक दिल है और वो भी तुम्हारे पास है आरवी। तुम मेरे प्यार को ऐसे कहकर झूठला नहीं सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए वो ही काफी है बस। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। आरवी उसे घूर कर बोली, और नहीं करूँ तो? अद्वैक उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए बोला, तो मैं तुम्हें तब तक मनाते रहूंगा जब तक तुम कर नहीं लेती। आरवी उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों वर्षा के पानी में भीग रहे थे। अद्वैक प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरवी। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसे देखकर संगीत मेरे मुंह से अपने आप निकलता है। हर गाने में मैं तुम्हें ही इमेज करता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आरवी की आंखों से अब आंसू बह रहे थे या वो बरसात का पानी, ये कहना मुश्किल था, लेकिन वो सिर्फ उसे ही देख रही थी। अद्वैक उससे दूर हुआ और गाते हुए बोला, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। आज अद्वैक ने अपनी सारी सिंगिंग आरवी के सामने उसे इम्प्रेस करने के लिए रख दी थी। आरवी उसे देख हंस दी। वो उसके पास आकर बोली, तुमसे हर मुलाकात में बार बार प्यार क्यों होता है? तुम्हें जितना भी देखती हूँ तुम और भी प्यारे क्यों लगते हो, और जब भी तुम्हें छूती हूँ मेरी धड़कनें बढ़ क्यों जाती है। मुझे भी वो पल बहुत पसंद है जब मैं तुमसे मिली थी। आई लव यू एडवर्क। बोल दिया अद्वैक मैंने कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अद्वैक ये सुन उसे टाइटली हग करके चिल्लाते हुए बोला, थैंक्स आरवी, कृतज्ञ। मुझे मौका देने के लिए मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। थैंक यू सो मच। आरवी ने भी उसे पकड़ लिया। बारिश तेज हो गई, हवाएं भी बढ़ गई। आरवी ठंड से कांपने लगी। अद्वैक उससे दूर हुआ और अपना ब्लेजर खोल उसे ओढ़ा दिया। उसकी नजर आरवी की पलकों से होते हुए उसके होठों पर ठहर गई। वो खुद को कंट्रोल करते हुए इधर उधर देखने लगा। आरवी अपने पैरों के पंजों पर उठी और अद्वैक के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अचानक किससे अद्वैक के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने आरवी को कमर से पकड़ और ऊपर उठा लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। आज चारों की लव स्टोरी का कन्फेशन हो गया था। सबको अपना प्यार मिल गया। 7-8 दिन बीत गए। स्मृति को जो चोटें आई थी वो अब ठीक हो गई थी। डेजी भी ठीक थी, लेकिन उस दिन के बाद नेश और डेजी में कोई बात नहीं हुई। नेश हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर भागता रहता। सुबह का वक्त आज रक्षाबंधन था। सबके चेहरे लटके थे क्योंकि ये त्योहार हर बार अग्निवंशी मैंशन में नहीं मनाया जाता था। दादाजी हॉल में बैठे थे, उनके पास अविनाश और राजेश जी बैठे थे। शिव भी स्टडी रूम से आए और उनके पास बैठ गए। दादाजी बोले, आज कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरे सारे नालायक पोते कहाँ गए? कब तक हमें नालायक कहोगे दादू? कर्निश जल्दी आकर कूदकर सोफे पर बैठ गया। उसकी बात सुन दादाजी बोले, तुम कभी लायक भी हो जाओ तो मैं नालायक कहना छोड़ दूं। कर्निश मुंह बनाकर उन्हें देखता है। उसके बाद वो अविनाश से बोला, वैसे अंकल आप श्रीविका को नहीं लाए? अविनाश, हाँ वो आ रही थी लेकिन उसे कुछ काम था तो वो कुछ देर बाद आएगी। उनकी बात खत्म हुई तब तक अब्रम और ओरियन भी वहां आ गए। अब्रम ने इधर उधर देखा तो कर्निश बोला, अब्रम भाई श्रीविका थोड़ी देर बाद आएगी। उसकी बात सुन ओरियन हंसते हुए उनके पास बैठ गया। अब्रम ने एक नजर अविनाश को देखा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब्रम कर्निश को घूरते हुए शिव की साइड बैठ गया। स्मृति सभी को चाय नाश्ता देकर शशांक को ब्लैक कॉफी देने स्टडी रूम में गई। उसने देखा शशांक कुछ फाइल्स रीड कर रहा था और क्रियांश जल्दी जल्दी फाइल्स चेक करके एक साइड जमा रहा था। शशांक गुस्से से बोला, तुम ऐसे काम संभाल रहे थे? पूरी कंपनी की बैंड बजा दी तुमने और कर्निश ने। तुम दोनों की गलती से अगर कोई भी नुकसान हुआ तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रियांश के माथे पर ठंडा पसीना था और उसके हाथ कांप रहे थे। स्मृति उसकी हालत देख हैरान थी और शशांक को इतने गुस्से में देख उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शशांक चिल्लाकर बोला, जाओ कर्निश को लेकर आओ। ये बोल उसने फाइल फेंक दी जो सीधा स्मृति के पैरों में गिरी। स्मृति 2 कदम पीछे हट गई। उसे देख शशांक रुक गया। क्रियांश तो मौका देख जल्दी वो फाइल उठाकर बाहर चला गया। स्मृति उसके पास आई और टेबल पर कॉफी रखकर बोली, इसे पी लीजिए, आपका गुस्सा शायद इससे ठीक हो जाए। ये बोल वो जाने को हुई तो शशांक ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्मृति उसे देखने लगी।
शशांक उसके पास आया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, मेरा गुस्सा तो तुमसे ठीक हो जाता है वाइफी। स्मृति उसके इरादे समझते हुए बोली, अच्छा, अगर काम ज्यादा ना हो तो बाहर आ जाइएगा। शशांक उसके करीब आते हुए बोला, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है बीवी, क्यों ना तुम इसे शांत कर दो। स्मृति उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, नहीं, हमें और भी काम है, इसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। शशांक शरारती अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, कैसी हरकतें वाइफी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। स्मृति उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, हमें काम है, हम चलते हैं। शशांक उसके फहद पर किस कर छोड़ देता है। स्मृति शर्माते हुए जल्दी बाहर चली गई। शशांक के चेहरे पर भी स्माइल थी। स्मृति की आवाज सुनकर ही उसका मूड ठीक हो जाता था। वो एक नज़र सारी फाइल्स को देखता है और लंबी सांस लेकर बाहर चला गया। स्मृति बाहर आई तो अद्विक हड़बड़ाते हुए उसके पास आया और बोला, भाभी आप कहाँ थी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, अब चलिए जल्दी। स्मृति हैरानी से बोली, पर हुआ क्या। अद्विक उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, आपने कहा था आप दादाजी से बात करेगी। स्मृति जल्दी से बोली, हाँ, लेकिन अभी इस वक्त हम बाद में करते। वो बोलती उससे पहले अद्विक बोला, नहीं भाभी, मुझे दादू पर एक चिटी उंगली जितना भी भरोसा नहीं है। वो मेरे लिए पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां देख रहे हैं। ये कहते हुए वो स्मृति को अपने साथ ले गया। इधर सभी हॉल में बैठे थे। क्रियांश और कर्निश तो कहीं गायब थे। प्रतीक भी वहां बैठा था, लेकिन उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। अद्विक स्मृति को लाया और स्मृति को बोलने का इशारा किया। सब स्मृति को देखने लगे। स्मृति घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाए। दादाजी बोले, क्या बात है बेटा। अद्विक स्मृति को बोलने का इशारा करता है तो स्मृति हिम्मत करके बोली, दादाजी वो हम। तभी शिव की नजर एंट्रेस पर गई, जहां से एंड्रिक और युआन आ रहे थे। उन्हें देख शिव मुस्कुराकर बोले, अरे एंड्रिक। सब उन दोनों को देखने लगे। एंड्रिक आकर दादाजी के पैर छूता है तो दादाजी प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हमेशा खुश रहो बेटा। एंड्रिक हल्की स्माइल करता है। शशांक भी वहां आया तो एंड्रिक उसे और ओरियन को एक नजर देखकर दादाजी से बोला, अब मैं चलता हूं, 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की, सोचा जाने से पहले एक बार सभी से मिल लूं। उसकी बात सुन सभी हैरान थे। शिव बोले, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ दिन रुक जाओ। एंड्रिक आराम से बोला, नहीं अंकल, वहां काफी ज्यादा काम पेंडिंग में पड़ा है, जाना जरूरी है। दादाजी, हाँ, जो भी काम हो, लेकिन आज मत जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना समझे। वैसे तो शायद अब मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं। एंड्रिक मुस्कुरा कर बोला, बस करिए दादाजी, आपकी आदत गई नहीं ना मेलो ड्रामा करने की। तुम्हारी भी तो आदत नहीं गई जिद करने की। शशांक ये बोलते हुए उसकी साइड से निकल सोफे पर बैठ गया। एंड्रिक कुछ बोलता उससे पहले ओरियन बोला, अब ज्यादा बहाने मत करो समझे। एंड्रिक को पता था वो सब उसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अब उसे रुकना तो था ही, वरना दादाजी से लंबी बहस कौन करे। वो भी वहीं बैठ गया। दादाजी को दवाइयां लेनी थी तो राजेश जी उन्हें कमरे में ले गए। सभी कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। अद्वैक का मुंह लटक गया था। स्मृति किचन में जाने को हुई कि तभी श्रीविका एंट्रेस से आते हुए बोली, सॉरी, मैं लेट हो गई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब उसकी आवाज सुन उसे देखने लगे। अब्रम ने कितने महीनों बाद उसे देखा था। वो जब से यहाँ आया तब से एक बार भी वो श्रीविका से नहीं मिला था। अब उसका मन कर रहा था कि वो उसे बाहों में भर ले, लेकिन सबके सामने ये करना उसके बस में नहीं था। श्रीविका ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो आ गया। तभी उसकी नजर एंड्रिक पर गई, जो अपने फोन में देख रहा था। उसे देख वो कुछ सोचने लगी। वो एंड्रिक को ध्यान से देखते हुए बोली, एंड्रिक सारंग है ना। अपना नाम सुन एंड्रिक उसे देखता है तो उसे कुछ याद आया। सब हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। श्रीविका युआन को देखकर बोली, और तुम गर्ग, क्या नाम था। हाँ, युआन गर्ग है ना। युआन ने स्माइल करके हाँ में सर हिला दिया। अद्वैक बोला, श्रीविका तुम इन्हें जानती हो, पर कैसे। श्रीविका खुशी से हाँ में सर हिलाकर बोली, इन्हें काफी अच्छे से जानती हूं मैं। पापा, आपको याद है मैंने एक बार आपको बताया था जब मैं ऑस्ट्रेलिया से अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आई थी। मैंने कहा था ना कि एक लड़के ने हमारे ग्रुप को कुछ बुरे लोगों से बचाया था। अविनाश कुछ याद करते हुए बोले, हाँ याद है श्रीविका, ये वही है जिसने हमें बचाया था। अविनाश मुस्कुरा के एंड्रिक से बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एंड्रिक, इसकी जरूरत नहीं है अंकल। श्रीविका अपने हाथों में पके रक्षा धागों राखी को देखकर बोली, तुमने काफी मदद की मेरी, अब मेरी बारी है, बस सब 5 मिनट रुकना। ये बोल वो जल्दी स्मृति को अपने साथ ले गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया।
कर्निश और क्रियांश मुंह छुपाते हुए अपने कमरे में जाने को हुई तो शशांक कड़क आवाज में बोला, रुक जाओ। वो दोनों अपनी जगह से रुक गए और बड़ी मुश्किल से पलटे। शशांक उन्हें घूर कर बोला, कोई जवाब देना चाहोगे? मुंह छुपाने से बचोगे नहीं तुम दोनों। कर्निश मुश्किल से बोला, भाई वो काफी ज्यादा काम था तो थोड़ी सी गलती हो गई। क्रियांश भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ भाई, हमने पूरी कोशिश की थी कि वो डील ना छूटे पर फिर भी वो हाथ से निकल गई है ना। शशांक अपने फोरहेड को रब करके बोला। वो दोनों चुप हो सर झुकाकर खड़े हो गए। उनकी शक्ल देख अब्रम बोला, कोई बात नहीं ना शशांक, एक डील से क्या ही फर्क पड़ेगा, जाने दो इन्हें। अब्रम की बात सुन कर्निश और क्रियांश चमकती आंखों से उसे देखने लगे। शशांक बिना भाव के बोला, हाँ कोई बात नहीं, जाने दो, वैसे भी मेरी कंपनी से तो एक ही डील गई है लेकिन तुम्हारी कंपनी की पूरी 6 डील्स कैंसिल हुई है। उसकी बात सुन अब्रम हैरानी से बोला, क्या? ये कैसे और कब? शशांक डेविल स्माइल लिए अपने कंधे उठा देता है और अब्रम कर्निश को घूरने लगा। कर्निश उसके पास आकर बोला, जाने दो ना भाई, मैं और मेहनत करूंगा, प्लीज इस बार जाने दो। एंड्रिक उसके ड्रामे को देख मुस्कुरा दिया। शिव बोले, अच्छा अब जाने भी दो इन्हें। कर्निश और क्रियांश दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। कर्निश की नजर एंड्रिक पर गई तो वो हैरानी से बोला, आप कब आए और मुझे आते हुए दिखे क्यों नहीं? अद्विक उसके सर पर मारकर बोला, डिम्बो वो कब से यही है। ओह, कर्निश अपने सर को सहलाते हुए बोला। वो एंड्रिक के पास जमकर बैठते हुए बोला, एंड्रिक ब्रो, मुझे बहुत कुछ बताना है आपको। एंड्रिक इंटरेस्ट लेकर उसकी बात सुन रहा था। ओरियन, तुम दोनों का सब कुछ ठीक हो गया पर कब? कर्निश, जब आप चारों यहाँ नहीं थे तब सब ठीक हुआ था, लेकिन काफी पीछा किया और काफी पापड़ बेले तब जाकर इन्होंने मुझसे बात की है ना प्रतीक? उसकी बात सुन प्रतीक का ध्यान टूटा। वो बोला, हाँ सही कहा, इसके चक्कर में मैंने भी काफी पापड़ बेले। कर्निश ने सबको अपने 4 महीनों की गाथा सुनाई और सब बोर होते हुए सुन रहे थे। तभी श्रीविका और स्मृति पूजा जी के साथ आए। पूजा जी के हाथ में एक थाल थी जो उन्होंने लाकर टेबल पर रख दी। सारे बॉयज ये देख रहे थे पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। पूजा जी बोली, अच्छा चलिए, अब सब लाइन से बैठ जाइए। कर्निश नासमझी में बोला, क्या हुआ, सबकी क्लास लगने वाली है क्या? श्रीविका, नहीं कर्निश, तुम कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लेते हो। पूजा जी ने स्मृति को देख सर हिलाया तो स्मृति थाल लेकर अब्रम के सामने बैठ गई। अब्रम को कुछ समझ नहीं आया। शिव ये देख मुस्कुरा दिए। स्मृति अब्रम के सर पर कुमकुम का तिलक निकालकर बोली, चलिए अपना हाथ आगे कीजिए और अपनी बहन से राखी बंधवाइए। उसकी बात सुन सबके कान में ये शब्द घूमने लगे, क्योंकि आज से पहले ये उन्होंने शायद ही सुना था इस घर में। अब्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो स्मृति कलिवे जैसी दिखने वाली राखी उसके हाथ में बांधने लगी। अब्रम एक टक अपने हाथ में बंध रही राखी को देखने लगा। उसे अंदर से एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। स्मृति राखी बांधकर उसका मुंह मीठा करवाकर उसे देखती है। अविनाश बोले, अरे अब्रम, अब गिफ्ट भी दोगे या खाली राखी बंधवा कर निकलने वाले हो? अब्रम एम्बशिंग में इधर उधर देखने लगा। उसके पास कुछ नहीं था कि वो स्मृति को दे। स्मृति स्माइल करके उसे देखने लगी। सब उसे शरारती अंदाज में देखकर हंस रहे थे कि अब्रम उसे क्या देगा। अब्रम कुछ सोचकर स्मृति के सर पर एक भाई की तरह हाथ रखकर प्यार से बोला, स्मृति, जब भी तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेली हो या तुम दुखी हो तो ये याद रखना कि तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी खुद को अकेला मत समझना। उसकी बात सुन स्मृति की आंखें हल्की नम हो गई। वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। शशांक के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। एंड्रिक भी ये सब देख रहा था। सबके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। स्मृति फिर ओरियन के सामने आए तो ओरियन हैरान होकर बोला, क्या आप मुझे भी ये? स्मृति हाँ में सर हिलाकर बोली, आपने भी हर वक्त एक भाई की तरह हमारा साथ दिया और हर वक्त हमारी रक्षा की है। क्या आप मुझे अपनी बहन बनने देंगे? ओरियन जल्दी अपना हाथ आगे करके बोला, बिल्कुल, जल्दी बांधिए, आज से मैं भी आपका भाई हूं और मेरी एक प्यारी सी बहन होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर काफी खुशी थी। सब उसकी खुशी भाप पा रहे थे। स्मृति खुशी खुशी उसके राखी बांधती है तो ओरियन बोला, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा स्मृति, जब भी तुम्हें जरूरत हो तब अपने भाई को याद करना। स्मृति ने हाँ में सर हिला दिया। तभी अद्विक मुंह बनाकर बोला, इट्स नॉट फेयर भाभी, अगर आप मुझे भी ये बांधती तो मैं मना नहीं करता। स्मृति बोली, हमने सोचा लेकिन। अद्वैक हैरानी से बोला, लेकिन क्या? अब ये मत कहना कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता।
स्मृति उसके पास जाकर बोली, अरे हम मजाक कर रहे हैं, लाइए अपना हाथ आगे बढ़ाए। अद्विक अपने दांत दिखाते हुए हाथ आगे बढ़ा देता है। स्मृति ने सबको राखी बांध दी। श्रीविका हिचकिचाते हुए शशांक से बोली, वो मैं कह रही थी कि क्या मैं भी। सब उसे देखने लगे। शशांक उसकी बात समझकर अनजान बनते हुए बोला, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो तो साफ कहो। उसकी कड़क आवाज सुन श्रीविका मना करके बोली, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही थी। उसे घबराते हुए देख शशांक हल्की स्माइल कर अपना हाथ आगे बढ़ा के बोला, मुझे नहीं लगा था बहनें अपने भाई से इतना डरती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। शशांक का इतना लाइट बिहेवियर देख सब काफी हैरान भी थे और खुश भी। श्रीविका खुशी से उछलते हुए उसके हाथ में राखी बांधती हैं तो शशांक एक बॉक्स उसे देकर बोला, ये तुम्हारे लिए श्रीविका। श्रीविका हैरानी से वो कांच का बॉक्स लेती है तो उसमें एक डायमंड का एक्सपेंसिव नेकलेस था। सब शशांक को देख रहे थे। वो तो सबसे एक कदम आगे निकला। शशांक इतराते हुए जमकर बैठ गया। श्रीविका खुशी से बोली, थैंक्स भैया। ये सुन शशांक को काफी अच्छा लगा। वो अपने हाथ में बंधे धागे को देखकर काफी खुशी फील कर पा रहा था। फिर श्रीविका एंड्रिक के सामने जाकर बोली, तुमने उस दिन मुझे अपनी बहन कहा था ना, तो चलो अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। एंड्रिक बोला, पर तुमने कहा था तुम एरोगेरो को भाई नहीं बनाती। श्रीविका इतराते हुए बोली, हाँ कहा था, लेकिन तुम लक्की हो जो मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने माना था तुम्हें अपना भाई। श्रीविका और उसका ग्रुप एंड्रिक के साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों तक उसके मैंशन में रुके थे, इसीलिए एंड्रिक उसके बिहेवियर से वाकिफ था। जब उसने श्रीविका को पहली बार अहूजा एम्पायर के बाहर देखा था तभी उसे पहचान लिया था। वो ज्यादा बहस न करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो श्रीविका जल्दी उसके हाथ में राखी बांधती है। एंड्रिक को भी पहली बार किसी ने राखी बांधी थी और इससे वो काफी अलग और अच्छा फील कर रहा था। अब्रम को ये देख काफी तसल्ली मिली थी, वरना कब से तो वो एंड्रिक से जल रहा था। कुछ देर बाद सभी ने खाना साथ खाया। प्रतीक अपने रूम में जा रहा था तो कर्निश उसके गले में हाथ डाल उसके साथ चलते हुए बोला, क्या हुआ भाई, इतना मर क्यों रहा है, सुबह से उतरा उतरा लग रहा है, क्या हुआ। प्रतीक चलते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ। क्रियांश भी दूसरी तरफ उसके शोल्डर पर हाथ रख चलते हुए बोला, हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा भाई। प्रतीक उनके साथ अपने कमरे में आया तो कर्निश बोला, तो उदास है क्योंकि अंकल आंटी नहीं आए हैं ना। प्रतीक वहां लगी चेयर पर बैठकर बोला, कुछ भी मतलब। क्रियांश कर्निश के साथ बेड पर पसर कर बोला, यार उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। प्रतीक गुस्से से बोला, सब पता है मुझे, ये सब बहाने हैं उनके, उन्हें ना कल फिक्र थी मेरी और ना आज है। उनका बेटा कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। कर्निश उसके पास आते हुए बोला, साले किस हाल में है तू बताना तो जरा। प्रतीक उठते हुए बोला, मेरा मतलब था कि। क्रियांश भी उसके पास आते हुए बोला, हाँ समझा ना तेरा मतलब। प्रतीक जल्दी हंसते हुए रूम से बाहर भाग गया। वो दोनों भी चिल्लाते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। स्मृति जो अपने रूम की तरफ जा रही थी, उन तीनों को देख वो साइड हो गई। वो तीनों इतनी रफ्तार से गए कि उसे पता ही नहीं चला। वो बोली, अरे संभल कर, ये तीनों भी ना। ये बोल उसने सामने देखा तो उसकी नजर एंड्रिक से मिली। एंड्रिक उसके पास आया और बोला, मुझे कुछ कहना था तुमसे। स्मृति हाँ में सर हिला देती है। एंड्रिक लंबी सांस लेकर बोला, मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी स्मृति। स्मृति हल्की स्माइल के साथ बोली, इसकी जरूरत नहीं है। एंड्रिक कुछ बोलता उससे पहले शशांक स्मृति के शोल्डर पर हाथ रख उसे अपने पास करके बोला, क्या चल रहा है। एंड्रिक बोला, तो अपनी वाइफ पर शक कर रहा है। शशांक उसे घूर कर बोला, जी नहीं, मुझे अपने दोस्त पर शक है। एंड्रिक उसे घूर स्मृति से स्माइल करते हुए बोला, ओके स्मृति, हमारे बीच जो बात हुई उसके बारे में सोचना। ये बोल वो शशांक के दिल में आग लगाकर चला गया। शशांक उसे घूरते हुए स्मृति से बोला, क्या बात हुई थी। स्मृति रूम में जाते हुए बोली, कुछ खास नहीं। शशांक एंड्रिक को घूर स्मृति के पीछे जाते हुए बोला, वाइफी तुम ऐसे बात टाल कर नहीं जा सकती, बताओ मुझे क्या बात हुई। वो किसी बच्चे की तरह स्मृति के पीछे पीछे चला गया। एंड्रिक पलटकर उसे देख हंस दिया। दिन बीतते गए, सब कुछ अच्छा चला रहा था। नवरात्रि की तैयारियां होना शुरू हो गई थी। हर बार अग्निवंशी मैंशन में मां दुर्गा की पूजा होती थी। घर के सारे सर्वेंट दादाजी के बताए अनुसार काम पर लगे हुए थे। आज नवरात्रि स्थापना थी तो दादाजी के कहने पर आज कोई भी ऑफिस नहीं गया। स्टडी रूम शशांक और अब्रम अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। उनके सामने प्रतीक और ओरियन चेस खेल रहे थे। तभी डोर नॉक हुआ।
एक सर्वेंट अंदर आया और बोला, प्रतीक सर, आपके पेरेंट्स आए हैं। दादाजी ने आप सभी को बाहर बुलाया है। ये सुन प्रतीक के हाथ रुक गए। ओरियन और अब्रम उसे देखने लगे। शशांक भी अपने काम से ध्यान हटाकर उसे देखने लगा। प्रतीक हल्का सरकेस्टिक हंसकर बोला, फाइनली वो आ ही गए। ये बोल वो खड़ा होकर ओरियन से बोला, ओरियन भाई, मैं हारा नहीं हूं, बस यूं गया और यूं आया। ये बोल वो चला गया। वो नॉर्मल दिखा रहा था लेकिन था नहीं, उसके कदम भारी मन से उठ रहे थे। शशांक उसकी कंडीशन काफी अच्छे से समझ रहा था। अब्रम पेपर वेट घुमाकर बोला, प्रतीक की और मेरी कंडीशन एकदम सिमिलर है। हम दोनों कभी पेरेंट्स की प्रायोरिटी नहीं बन पाए। उसकी आवाज में दर्द था जो शायद काफी पुराना था। मैन हॉल। प्रतीक आया तो देखा शिव और दादाजी के साथ एक अधेड़ उम्र के कपल बैठे हैं। वो बिना किसी भाव के उनकी तरफ बढ़ गया। शिव बोले, लो वीरेंद्र आ गया तुम्हारा लाडला। प्रतीक के पिता का नाम वीरेंद्र और माता का नाम सुष्मिता था। वीरेंद्र अपनी जगह से उठ प्रतीक को देखने लगे। सुष्मिता की आंखें हल्की नम हो गई। वो उठकर उसे गले लगाती उससे पहले प्रतीक उनके पर छू लेता है। वो अपने बच्चे का रूखापन समझकर बोली, हमेशा खुश रहो बेटा। प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने वीरेंद्र के पैर छुए तो वीरेंद्र बोले, हमेशा खुश रहो। प्रतीक बिना कुछ बोले दादाजी के बगल में बैठ गया। शिव और दादाजी दोनों भाप रहे थे उसकी नाराजगी। दादाजी ने सुष्मिता को धैर्य रखने का इशारा किया तो सुष्मिता हाँ में सर हिला देती है। शशांक, ओरियन और अब्रम भी वहां आए। शशांक को देख वीरेंद्र बोले, कैसे हो तुम शशांक? शशांक उनके पैर छू कर बोला, ठीक अंकल, आप बताइए। फिर उसने सुष्मिता के पैर छुए। सुष्मिता ने भी प्यार से उसे आशीष दिया। सब लोग ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं तभी स्मृति सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शशांक उसे ही देख रहा था। सुष्मिता और वीरेंद्र ने उसे देखा तो दादाजी बोले, इनसे मिलो वीरेंद्र, ये है अपने घर की बड़ी बहू स्मृति। स्मृति ने उनके पैर छुए तो सुष्मिता ने अपने पास रखी एक थाल उठाकर उसे देते हुए बोली, हमें माफ करना शशांक, हम शादी में नहीं आ पाए, लेकिन हम हमारी बहू के लिए एक छोटा सा उपहार लाए हैं। ये बोल वो स्मृति के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। स्मृति मुस्कुराकर वो थाल लेती है। तभी मेंशन के बाहर 6-7 गाड़ियां आकर रुकी। सबने एंट्रेंस की तरफ देखा। एक और अधेड़ उम्र का जोड़ा आ रहा था। उन्हें देख अब्रम की आंखें बड़ी हो गई। शिव खुशी से बोले, क्या बात है, क्या टाइमिंग है सबकी, तुम दोनों को फाइनली मुंबई की याद आ ही गई। वो आदमी आते हुए बोला, भाई तुमने बुलाया और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या शिव? शिव उनके पास जाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं अमर, ये है अमर आहूजा और इनकी पत्नी रीमा आहूजा, ये दोनों अब्रम के माता पिता है। अब्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया। रीमा उसे देखती है तो उनकी आंखें हल्की नम हो गईं। अब्रम उनके पैर छूने को हुआ तो उन्होंने जल्दी उसे गले लगा लिया। अपने बेटे को इतने दिनों बाद देख एक माँ अपनी ममता कब तक रोक सकती है। अब्रम का दिल पिघलने लगा, लेकिन खुद को संभाल वो जल्दी उनसे दूर हुआ और अमर के पैर छुए। अमर उसकी पीठ पर जोर जोर से थपकी देकर बोले, कैसे हो मेरे शेर? अब्रम अपनी पीठ सहलाकर बोला, ठीक। ये बोल वो जाने को हुआ तो अमर उसका हाथ पकड़कर बोले, कहाँ जा रहे हो और मेरी बहू कहाँ है? अब्रम नाराजगी से बोला, आपके पास टाइम भी है? अमर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। शशांक और ओरियन ये बिना पलके झपकाए देख रहे थे। शशांक ओरियन के कान में बोला, ये जितना इमोशनल हो रहा था उतना इमोशनल मैटर लग नहीं रहा। ओरियन ने हाँ में सर हिला दिया। रीमा और अमर ने दादाजी के पैर छुए तो उनकी नजर स्मृति पर गई। दादाजी स्मृति से बोले, ये अमर और रीमा है अब्रम के माता पिता। स्मृति रीमा को देखने लगी। रीमा भी कुछ सोचते हुए उसे देख रही थी। उन्हें देख शिव बोले, क्या हुआ, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? रीमा मुस्कुराकर बोली, मैं गलत नहीं हूं तो तुम स्मृति हो ना? स्मृति ने खुशी से हाँ में सर हिलाकर कहा, हमें लगा आप हमें पहचानेगी नहीं। ये बोल वो उनके पैर छूने को हुई तो रीमा उसके कंधे पकड़ गले लगाकर बोली, भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। सब हैरान थे। ओरियन बोला, आप कैसे जानती हैं एक दूसरे को? रीमा स्मृति के गाल छूकर बोली, मैं स्मृति से प्रयागराज में मिली थी, काफी प्यारी बच्ची है ये, इसने मेरी काफी मदद की थी। स्मृति मुस्कुरा दी। दादाजी बोले, ये हमारे घर की बहू है रीमा, शशांक की पत्नी। रीमा खुशी से बोली, ये सुनकर काफी खुशी हुई मुझे, हमेशा खुश रहो बेटा। स्मृति ने मुस्कुराकर अमर के पैर छुए तो अमर ने भी प्यार से उसे आशीर्वाद दिया।
तभी मैन डोर से कर्निश आते हुए बोला, प्रतीक मेरे भाई, तूने कहा था सामान कम है, लेकिन यहाँ तो। प्रतीक और बाकी सब ने देखा तो कर्निश और क्रियांश ने काफी बड़े बड़े बॉक्स उठा रखे थे जिससे वो सामने देख भी नहीं पाए। प्रतीक जल्दी उनके पास गया और उनके बॉक्स नीचे रखवाते हुए बोला, तो किसने कहा था तुझसे अकेले जाने के लिए। तभी अद्विक भी कार की चाबी हॉर्न में घूमते हुए और सीटी बजाते हुए आया। इतने नए चेहरे को देख वो रुक गया और प्रतीक से धीरे से बोला, हो गया तेरा काम, वैसे ये सब। प्रतीक हल्का हंसकर बोला, भाई आप इतने घबरा क्यों रहे हो। कर्निश उनके कान में बोला, मुझे लगता है ये आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं भाई। ये बोल वो मुंह दबाकर हंस दिया। अद्विक घबरा कर बोला, ये दादू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं सीधा सीधा बोल देता हूं कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। क्रियांश बोला, अरे भाई। वो पूरा बोलता उससे पहले अद्विक उनके पास जाकर बोला, दादाजी ये सब क्या है, मैंने कितनी बार मना किया है ना आपको। सब हैरानी से उसे देखने लगे। प्रतीक और कर्निश अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और क्रियांश ने अपना सर पीट लिया। दादाजी कड़क आवाज में बोले, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें। अद्विक कुछ बोलता उससे पहले अब्रम उसके कान में बोला, ठंड रख भाई, ये मेरे और प्रतीक के मॉम डैड है। अद्विक आंखें बड़ी कर कर्निश को देखता है तो वो दोनों जोर जोर से हंस दिए। कर्निश जल्दी आकर उन सभी के पैर छूता है और अद्विक से बोला, भाई आप काफी ज्यादा घबरा जाते हो। अद्विक ने उसे घूरते हुए सभी के पैर छुए। दादाजी बोले, ये अद्विक है और ये क्रियांश मेरे पोते। अद्विक और क्रियांश दादाजी को देखने लगे। उन्हें लगा नहीं था कि दादाजी उन्हें कभी ये कहेंगे। शशांक ने देखा दादाजी के चेहरे पर काफी गर्व से भरी स्माइल थी। ये देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। दरअसल क्रियांश को दादाजी ने एक फुटपाथ पर देखा था जब क्रियांश लगभग 9 या 10 साल का था। तब दादाजी ने उसे गोद ले लिया था ताकि वो उसकी जिंदगी सुधार सके। और रही बात अद्विक की, तो वो उनके एक ड्राइवर का बेटा था जिनकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब अद्विक की उम्र 14 या 15 साल की थी। उसी दिन से शिव ने अद्विक को अपने परिवार में शामिल किया और उसे अपना नाम दिया। अद्विक और क्रियांश को उस परिवार में काफी प्यार मिला था। आज वो इतने काबिल सिर्फ दादाजी की वजह से थे। उन्होंने कभी उन्हें पराया महसूस नहीं कराया था। अद्विक और क्रियांश के लिए वो उनकी जान से भी बढ़कर थे। उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। रही बात प्रतीक और अब्रम की, तो वो दोनों काफी लंबे समय से अग्निवंशी मैंशन में ही रहते थे। प्रतीक के मॉम डैड इंग्लैंड में अपना काम संभालते थे, इसीलिए प्रतीक उनसे काफी दूर हो गया। अब वो यहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे उसके भाई काफी प्यारे हो गए थे। अब्रम की भी सेम कंडीशन है। अपने बिजी माता पिता की वजह से वो इंडिया ही रहता था। फिर शशांक से दोस्ती होने के बाद वो धीरे धीरे सबके काफी करीब हो गया। उसके बाद पता ही नहीं चला कब वो यही रहने लगा अपने आहूजा मैंशन को छोड़कर। उन दोनों का अकेलापन भर गया। यही वजह है इन सब के यहाँ रहने की। सब लोग ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं। शाम को माता की आरती होने वाली थी तो सभी कुछ देर आराम करने और तैयार होने चले गए। ओरियन अपने कमरे में जाने को हुआ तो कर्निश उसके पास से जाते हुए बोला, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। तारांकन पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। तारांकन कब प्यास बुझेगी, आंखों की दिन रात ये दुखड़ा रहता है। ये सुन ओरियन उसे गुरने लगा। कर्निश ने धीरे से उसे पलट कर देखा तो ओरियन को देख हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ भाई, वैसे एक खुशखबरी दूं आपको, अच्छा दे ही देता हूँ, ईवा आ रही है आज। ये सुन भी ओरियन एक एक्सप्रेशन नहीं बदले तो कर्निश मुंह बनाते हुए चला गया। उसके जाते ही ओरियन के चेहरे पर सुकून और स्माइल आ गई। शशांक का रूम। स्मृति शशांक को देखती है जो काउच पर लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। स्मृति बोली, क्या आप अपना काम साइड रखेंगे। शशांक बोला, हाँ बस 1 मिनट। स्मृति आंखें घुमाकर बोली, हमें भूख लगी है। शशांक, हम। स्मृति का मुंह बन गया। सुबह से उसे काफी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसके पति है जिन्हें काम से फुर्सत ही नहीं। स्मृति गुस्से से चिल्लाकर बोली, हमने कहा हमें भूख लगी है, सुना आपने। शशांक ने जल्दी लैपटॉप साइड रखा और अच्छे बच्चे की तरह खड़ा होकर बोला, हाँ हाँ सुना मैंने, बताओ ना वाइफी, तुम क्या खाना पसंद करोगी। स्मृति ने खुद को शांत करके कहा, कुछ नहीं खाना अब। ये सुन शशांक हैरान रह गया। वो करे तो क्या करे अब। तभी क्रियांश ने डोर नॉक किया। दोनों ने उसे देखा तो क्रियांश बोला, भाभी मैंने आपको एक फाइल दी थी, वो आपने कहाँ रखी। स्मृति कुछ सोचकर बोली, 1 मिनट। ये बोल वो फाइल ढूंढने लगी पर उसे नहीं मिली। शशांक क्रियांश को घूर कर बोला, तुम्हें अभी चाहिए क्या। क्रियांश डर कर बोला, नहीं नहीं तो भाई रहने दीजिए भाभी, बाद में दे देना।
स्मृति शशांक को घूरते हुए बोली, आप उनसे क्यों कह रहे हैं, हमने रखी है तो हम दे देंगे। क्रियांश हैरानी से स्मृति को देखने लगा, क्या उसकी भाभी को आज कुछ हो गया है? शशांक खुद हैरान था, स्मृति उससे इतनी चिढ़कर बात नहीं करती थी। स्मृति को वो फाइल मिली, वो उसे देने के लिए एक कदम ही बढ़ी कि उसका सर घुमा, वो लड़खड़ा कर गिरने को हुई तो शशांक ने उसे पकड़ लिया। स्मृति बेहोश हो गई। ये देख शशांक की जान हलक में अटक गई। क्रियांश भी डर कर बोला, भाई क्या हुआ भाभी को? शशांक स्मृति को जल्दी बेड पर लेटाते हुए बोला, क्रियांश जल्दी जाओ, डॉक्टर को कॉल करो। क्रियांश जल्दी फोन निकाल बाहर चला गया। कुछ देर बाद स्मृति ने आंखें खोली तो रूम में कोई नहीं था। उसने अपने पास देखा तो एक फीमेल डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। स्मृति को होश में देख वो बोली, आपको होश आ गया, अब कैसा फील कर रही है आप मिसेज अग्निवंशी? स्मृति हल्का सर हिलाकर बोली, हम ठीक हैं, बस हल्की वीकनेस फील हो रही है। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, चिंता मत कीजिए, ये तो अब नॉर्मल होने वाला है। स्मृति कुछ समझ नहीं पाई तो डॉक्टर से बोली, हम समझे नहीं। डॉक्टर बोली, बधाई हो मिसेज अग्निवंशी, आप मां बनने वाली हैं। ये सुन स्मृति को झटका लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लड़खड़ाते हुए बोली, क्या कहा? हम मां? स्मृति की बात सुन डॉक्टर प्यार से बोली, जी हाँ मिस, मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, मैं चाहती हूं कि ये खुशखबरी आप ही सभी को बताए। स्मृति कुछ नहीं बोली, उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों के सामने शशांक का चेहरा था। डॉक्टर बोली, थकावट तो अब आपको होगी, इसीलिए जितना हो उतना कम काम कीजिए और सिर्फ रेस्ट करिए, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। स्मृति ने हाँ में सर हिला दिया। तभी डोर खुला और शशांक जल्दी अंदर आया। उसके पीछे सब गिरते पड़ते अंदर आए। शशांक स्मृति के पास आकर उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी वाइफ को वो ठीक तो है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर अग्निवंशी ये बिल्कुल ठीक है। दादाजी बोले तो अचानक मेरी बहू को क्या हुआ डॉक्टर? शिव, हाँ वही तो, कोई सीरियस बात तो नहीं? कर्निश, मेरी भाभी ठीक तो है ना? उन सब के सवाल सुन डॉक्टर खड़ी हुई और मुस्कुरा कर बोली, ये बिल्कुल ठीक है, बस हल्की थकान हो गई थी इन्हें। अब आगे के सवाल आप सब इनसे पूछिए और हो सके तो इन्हें हेल्थी खाना खिलाइए। मैं तो इतना कहूंगी कि इन्हें रेस्ट की जरूरत है तो ये रेस्ट करे। रही बात थकान और चिड़चिड़ेपन की तो ये तो अब रोज होने वाला है, इस टाइम पर चिढ़ना आम बात है। अब मैं चलती हूँ। ये बोल वो चली गई। उनकी बात सुन किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुष्मिता और रीमा उनकी बातें समझ गई। उन दोनों ने स्मृति के ग्लोइंग चेहरे को देखा तो सुष्मिता खुशी से बोली, ये तो काफी अच्छी न्यूज है। रीमा भी स्मृति के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। कर्निश आगे आते हुए बोला, एक मिनट, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? सबको ये जानने था। रीमा हंसकर बोली, चलिए मैं बताती हूँ, बाहर चलिए। सब जानने के लिए जल्दी बाहर चले गए। अब सिर्फ शशांक वहां बचा। वो स्मृति के पास बैठकर बोला, क्या हुआ वाइफी, प्लीज बताओ क्या हुआ है? शशांक को अंदर से काफी घबराहट हो रही थी। स्मृति शशांक का हाथ अपने पेट पर रखती है तो शशांक का दिल जोर से धड़कने लगा। वो स्मृति को देखता है तो स्मृति उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ आप पापा बनने वाले हैं। शशांक की सांसें रुक गई। वो शौक था। वो स्मृति की पेट पर हाथ फेरता है तो उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। वो स्मृति को देख बोला, क्या मैं सच में वाइफी? स्मृति ने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया तो शशांक ने झटके से उसे गले लगा लिया। वो बता भी नहीं सकता था कि उसे कितनी खुशी हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्मृति ने भी कस के उसे पकड़ा था। दोनों की धड़कनें तेज थी। एक सुकून था आज। शशांक ने प्यार से उसके सर को चूमा। वो स्मृति के हाथों को पकड़कर बोला, थैंक यू सो मच वाइफी, तुमने मुझे ये खुशी देकर मुझे हर खुशी दे दी। आई लव यू स्मृति। स्मृति फिर उसके गले लग गई। तभी गेट खुला और कर्निश भागते हुए अंदर आया। वो स्मृति के पास नीचे घुटनों पर बैठकर बोला, भाभी आपको पता है मैं चाचू बनने वाला हूँ, मेरा जूनियर आने वाला है। स्मृति हंस दी। शशांक उसे दूर करके बोला, तुम थोड़ा आराम से नहीं आ सकते क्या? अगर ऐसी ही हरकतें रही तो मेरी वाइफ से दूर रहना। और एक बात, जूनियर मेरा होगा ना कि तुम्हारा, समझे? कर्निश भी अपनी बात पर अड़कर बोला, कुछ भी मतलब, आप क्यों जल रहे हो? भाभी कह दीजिए इन्हें कि ये मुझसे इस बात पर बहस ना करे। शशांक भी उसे घूरते हुए बोला, हाँ वाइफी कहो इसे कि इस बारे में और बात नहीं होगी। स्मृति मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगी। दादाजी अंदर आए और कर्निश को हटाकर बोले, अब से मेरी बहू को कोई परेशान नहीं करेगा, समझे?
बाकी सब भी अंदर आए। कर्निश मुंह बनाकर खड़ा हुआ पर स्मृति को देख फिर खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। दादाजी स्मृति के सर पर हाथ रखकर बोले, तुम एक काफी अच्छी बेटी और बहू बनी स्मृति, और मुझे अब पूरा यकीन है कि तुम एक काफी अच्छी माँ भी बनोगी। इतनी अच्छी खुशखबरी देकर तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। स्मृति मुस्कुराकर सर हिला देती है। शिव भी प्यार से उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो बेटा। मैं दादू बनने वाला हूँ, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। सब बारी बारी आकर स्मृति को आशीर्वाद देते हैं। सब काफी खुश थे। एक खुशी की लहर पूरे मैंशन में दौड़ गई। पूजा जी और राजेश जी भी वहां आए और स्मृति को शुभ आशीष दिया। शशांक एक प्यारी स्माइल लिए स्मृति को देख रहा था। उसकी वजह से वो और उसका परिवार इतना खुश था। स्मृति ने आज उसे वो खुशी, वो सुकून दिया था जिसका इंतजार उसे हमेशा से था। अब्रम एक बॉक्स स्मृति को देकर बोला, ये मैं एक भाई होने के नाते अपनी बहन को दे रहा हूँ। कभी नहीं सोचा था कोई मुझे भी मामा कहकर बुलाएगा। ये हक देकर स्मृति तुमने मुझे काफी बड़ी खुशी दी है। मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करूंगा। स्मृति हाँ में सर हिला खुशी से वो बॉक्स लेती है। सब खुशी से उछल रहे थे। मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। स्मृति भी काफी खुश थी कि उसकी वजह से सब इतने खुश है। शाम का वक्त। अभी कुछ देर में माता दुर्गा की आरती होने वाली थी, इसीलिए सब तैयार होने चले गए। ओरियन क्रियांश के साथ शशांक के रूम से बाहर आया तो शिव उससे बोले, ओरियन क्या तुम ऑफिस जाकर मेरा एक काम कर सकते हो। ओरियन उन्हें देखने लगा। शिव बोले, मुझे माफ करना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओरियन बहाना बनाते हुए बोला, ये काम तो अब्रम मुझसे अच्छा करेगा अंकल, आप उससे कहिए ना। शिव उसे घूर कर बोले, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। अब्रम बीच में बात झेलते हुए बोला, हाँ हाँ बोलना ओरियन, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुझे किसी से मिलना है। ये बोल वो शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुन शिव ओरियन को देखने लगे। क्रियांश मन में बोला, बेचारे ओरियन भाई, इन्हें कब से ईवा का इंतजार था और अंकल ने इन्हें काम थमा दिया। ओरियन मुंह बनाकर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं जा रहा हूं। ये बोल वो पैर पटकते हुए चला गया। शिव उसे देख मुस्कुरा दिए। अब्रम और क्रियांश भी हंस दिए। शशांक का रूम। शशांक स्मृति को सजते हुए देख रहा था। उसका ध्यान बार बार स्मृति के पेट पर जाता, जिसे देख वो मन ही मन काफी खुशी फील कर रहा था। स्मृति ने एक लाल बनारसी साड़ी पहनी थी। वो एक सुहागन के सारे श्रृंगार करके तैयार हुई और शशांक को देखकर बोली, क्या हुआ, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या। शशांक उसके पास आते हुए बोला, मन करता है तुम्हें सबसे छुपा कर रखूं वाइफी, जब भी तुम्हें देखता हूं तो तुम में ही खोसा जाता हूं। ये बोल उसने प्यार से स्मृति के फोरहेड पर किस किया। स्मृति मुस्कुरा दी। शशांक घुटनों के बल बैठा और स्मृति के पेट पर प्यार से चूमता है। स्मृति को एक गुदगुदी का एहसास हुआ। शशांक बोला, आज मैं काफी खुश हूं। स्मृति देख पा रही थी कि शशांक कितना इमोशन और खुश था। वो अभी से कितना ज्यादा अटैच हो गया था अपने होने वाले बच्चे से। कुछ देर बाद सभी लोग पूजा के लिए इकट्ठे हो गए थे। ओरियन बाहर ही था। अविनाश और श्रीविका भी वहां आए और जब उन्हें भी खुशखबरी मिली तो वो भी काफी खुश हुए। सब लोग स्मृति के साथ चिपक से गए थे और इस सब से शशांक की आंखें छोटी हो गई थी। आरवी भी वहां आई थी। अद्वैक का तो सारा ध्यान उसी ने खींच रखा था। आरवी स्मृति के साथ ही खड़ी उससे और श्रीविका से बातें कर रही थी। प्रतीक अद्वैक से बोला, क्या हुआ, अगर इतना ही दिल मचल रहा है तो दादाजी से बात क्यों नहीं कर लेते। अद्वैक कुछ बोलता उससे पहले दादाजी पीछे से बोले, कोई बात करनी है तो मैं यही हूँ, बोलो मेरे नालायक कोहिनूर, कोई बात है क्या। अद्वैक खांसते हुए बोला, क्या बातें कर रहे हो, कोई भी बात नहीं है। सब उन्हें देखने लगे। आरवी की धकने तेज हो गई। शशांक घूर कर बोला, तुझे काफी दिनों से कुछ कहना है ना, तो अब बोल भी दे। अद्वैक हकाब का रह गया। अब्रम उसके कान में बोला, बोल दे यार, मर्द बन मर्द, डंके की चोट पर बोलना सीख। अद्वैक अपने सर पर आए ठंडे पसीने को पोंछकर बोला, दादाजी मुझे कहना है कि मैं आरवी को। कर्निश चमकती आंखों के साथ बोला, आरवी को क्या, आगे बोलिए ना जल्दी, मुझसे रुका नहीं जा रहा। आरवी का शरीर ठंडा पड़ गया। वो मन में हजार गालियां अद्वैक को दे चुकी थी। अद्वैक हिम्मत कर जोश से बोला, मैं आरवी से शादी करना चाहता हूं। कर्निश उछल कर बोला, क्या बात है। उसने सभी को देखा। सब शांत खड़े थे। आरवी ने स्मृति का हाथ पकड़ लिया। स्मृति दादाजी का जवाब सुनने के लिए उन्हें देखने लगी। शशांक और अब्रम को खास हैरानी नहीं हुई। वो बस हैरान थे अद्वैक की हिम्मत देखकर।
श्रीविका, क्रियांश और प्रतीक के साथ वहां खड़े सभी लोग सिर्फ दादाजी को छोड़कर हैरान थे। अद्विक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दादाजी गंभीर होकर बोले, मैं ये नहीं मानता, मैं तुम्हें जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। आरवी उन्हें देखने लगी। जिसका डर था वही हुआ। अद्विक जल्दी से बोला, दादू मेरी कोई जिंदगी खराब नहीं होगी। दादाजी मैं तुम्हारी नहीं आरवी की बात कर रहा हूं। वो प्यारी बच्ची तुम्हारे जैसे चमगादड़ को डिजर्व नहीं करती समझे। अविनाश और शिव उनकी बात पर हंस दिए और उनके साथ बाकी सब भी। अद्विक मुंह बनाकर बोला, दादाजी कुछ भी मत बोलिए, ये बताइए क्या आपको ये रिश्ता स्वीकार है। अधम उसके ऊपर छड़ी बरसाते हुए बोले, नालायक कहीं के, मुझसे ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आए? कोई ऐसे मंजूरी मांगता है? अद्विक दूर जाते हुए बोला, अरे सॉरी दादाजी, लेकिन आरवी भी मुझसे प्यार करती है। दादाजी के साथ बाकी सबका ध्यान भी आरवी पर गया। आरवी का चेहरा लाल हो गया। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आया। दादाजी उसके पास आकर प्यार से बोले, क्या तुम्हें ये नालायक पसंद है बेटा? आरवी ने सर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोली तो दादाजी अद्विक को घूरते हुए बोले, देखा, ये तुम्हें पसंद नहीं करती। अद्विक हैरान हो गया। आरवी ने जल्दी कहा, छोड़िए। दादाजी बोले, नहीं बेटा, इस नालायक को नहीं छोड़ सकता। आरवी, नहीं दादाजी इसे नहीं, मैं कह रही हूं आप मेरी चुप्पी का गलत मतलब निकालना छोड़िए। दादाजी मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तो ठीक है, अब आगे की बात तुम्हारे माता पिता से होगी। सब मुस्कुरा दिए। स्मृति उसके कान में बोली, छोड़िए। आरवी, क्या छोड़े? श्रीविका कंधे से उसे मारते हुए बोली, ऐसे शर्माना छोड़िए और शादी की तैयारियां कीजिए। उसकी बात सुन आरवी का चेहरा लाल हो गया। अद्विक भी काफी खुश था। अविनाश अब्रम के माता पिता से मिले और उनसे काफी बातें की। श्रीविका भी उनसे मिली। अमर और रीमा को श्रीविका काफी पसंद आए। ऐसे कुछ देर बाद आरती हुई। सब लोग अब हॉल में बैठे थे, तभी मेन डोर पर कुछ गाड़ियां रुकी। अधम ये देख मुस्कुरा दिए। सामने नोआन और ईवा चलकर आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उन दोनों को देख बाकी सबके चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। सब ईवा और नोआन से मिले और कुछ देर बातें की। सब बड़े अपने अपने रूम में चले गए, या यूं कहें अपनी अलग ही महफिल सजाने चले गए। अभी कुछ देर होती है कि कर्निश बोला, अच्छा चलो अब हम सब डांडिया नाइट चलते हैं। अब्रम बोला, कहाँ चलते हैं? अद्विक बोला, मैं बताना भूल गया था, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्यों ना गरबा खेलने चले। स्मृति खुशी से बोली, हाँ चलते हैं, काफी मजा आएगा। शशांक मना करते हुए बोला, तुम सब जाओ, स्मृति को आराम की जरूरत है। स्मृति का मुंह बन गया। वो कुछ बोलती उससे पहले शशांक ने उसे सीरियस टोन में देखा तो वो चुप हो गई। अब कोई और क्या ही बोलता। सब जाने के लिए तैयार होने चले गए। ईवा को ओरियन कहीं नहीं दिखा तो उसे काफी बुरा लगा। जिसके लिए वो 7 समुंदर पार करके आई थी वो ही उसे नहीं मिला। शशांक रूम में स्मृति से बात करने की कोशिश कर रहा था और स्मृति उस काठियावाड़ी गागरा चोली को ही घूर रही थी। स्मृति की आंखों में आंसू आ गए। ये देख शशांक परेशान होकर बोला, मैंने कुछ नहीं कहा फिर भी तुम रो रही हो। स्मृति नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमें आपसे बात नहीं करनी। शशांक बोला, अच्छा ठीक है, हम भी चलेंगे। स्मृति खुशी से उसे देखने लगी तो शशांक उसके फरहेड पर टेप करते हुए बोला, पर एक शर्त पर कि तुम ज्यादा उछल कूद नहीं करोगी। स्मृति ने उसे घूरा लेकिन कुछ सोचकर उसने हाँ में सर हिला दिया। शशांक उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, गुड गर्ल। आधे 1 घंटे बाद सब लोग धीरे धीरे तैयार होकर हॉल में आ गए। ईवा अपने रूम से तैयार होकर बाहर ही आने को हुई। उससे पहले ओरियन अंदर आकर उसे दीवार से लगा देता है। ईवा इतने महीनों बाद उसे देख हैरान हो गई। ओरियन तो बस ईवा को उस गगारा चोली में देखता ही रह गया। ईवा बोली, क्या हुआ? ओरियन उसे गले लगाकर बोला, कुछ नहीं। उसने ईवा को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे अगर उसने उसे हल्का सा भी छोड़ा तो वो उससे काफी दूर चली जाएगी। उसे काफी सुकून मिल रहा था। कितने वक्त से वो इसके लिए तड़प रहा था। ईवा भी उसे गले लगाकर सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद मेंशन से 5-6 गाड़ियां एक साथ निकली। एक में शशांक स्मृति, एक में अब्रम श्रीविका, एक में ओरियन ईवा, एक में आरवी अद्विक और एक में कर्निश, प्रतीक और क्रियांश थे। उन तीनों का मुंह बना था। सब कितने ज्यादा चालू थे। इधर स्मृति का मुंह बना था। शशांक ड्राइव कर रहा था और वो काफी स्लो चला रहा था। ब्रेकर पर तो उसने कार बिल्कुल रोक दी और काफी धीरे से उसे पार किया। स्मृति बोली, अगर आप ऐसे चलाएंगे तो हमें सालों लग जाएंगे वहां जाने में।
शशांक प्यार से बोला, मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता बीवी, मेरे बच्चे को जब पता चलेगा कि उसके डैड कितना ध्यान रखते थे उसकी मॉम का तो वो कितना खुश होगा, है ना। उसके चेहरे की खुशी देख स्मृति खोसी गई। सब लोग वहां पहुंचे। वो एंटर कर पाते उससे पहले उन्हें सामने से एंड्रिक और युआन आते हुए दिखे। शशांक बोला, हर जगह बिना बुलाए जाने की आदत है ना तुझे। एंड्रिक तिरछा मुस्कुराह कर बोला, हाँ क्या करूं, तेरी लगाए आदतें छूटती ही नहीं। शशांक कुछ बोलता उससे पहले एक लड़की की आवाज सबके कानों में गूंजी, एले, मैं इन्हें लंबे समय से इंतजार कर रहा और तुसी ऐते हो। उसकी आवाज सुन सब उधर देखने लगे। एंड्रिक युआन से बोला, इसे बुलाने की क्या जरूरत थी। युआन सर खुजाते हुए बोला, सर अब वो आपकी असिस्टेंट है तो उसका आना तो बनता ही है। वो लड़की वहां आए तो वहां इतने लोगों को देख वो चुप हो गई। ओरियन बोला, ये कौन है एंड्रिक। एंड्रिक फोरहेड रब करते हुए बोला, कुछ खास नहीं ये। वो लड़की बीच में बोली, ससरियाकाल जी, मैं कर्णिका बत्रा, प्यार से मैनू सब करनी कहते हैं। उसका कॉन्फिडेंस देख सब हैरान थे लेकिन काफी इम्प्रेस भी हुए। स्मृति उसे देख मुस्कुरा दी। शशांक बोला, ये तेरी। एंड्रिक गुस्से से बोला, ये मेरी असिस्टेंट है ना चाहते हुए भी। ये सुन कर्णिका का मुंह बन गया। युआन बोला, हमें अंदर चलना चाहिए। सब हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ गए लेकिन कर्निश और क्रियांश तो कर्णिका को ही देखते रह गए। कर्निश बोला, तुझे पता है क्रियांश, मेरा बचपन से सपना था कि मुझे कोई पंजाबी कुड़ी मिले और देख मुझे अपना सपना सच होता नजर आ रहा है। क्रियांश घूर कर बोला, यही लाइन तूने डेजी से भी कही थी ना कि तेरा बचपन से सपना है कि तुझे कोई एजेंट गर्ल मिले। कितने सपने पाले हैं तूने। कर्निश बोला, कुछ भी मतलब, हाँ वो कहा होगा लेकिन ये सच बोल रहा हूँ, इससे सुंदर देवी मुझे नहीं मिलेगी यार। उसने पलट कर देखा तो क्रियांश जा चुका था। वो भी कर्णिका के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ गया। तभी युआन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई मुझे दुख हो रहा है बताते हुए, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, वो देवी पहले ही किसी के लिए जन्म ले चुकी है। कर्निश बोला, क्या मतलब। मतलब ये कि एंड्रिक भाई उसे पसंद करते हैं, युआन बोला। कर्निश, ऐसा एंड्रिक भाई ने कहा। नहीं रे, ये बातें कहने की नहीं होती, बस महसूस होती है, युआन मुस्कुराह कर बोला। ये सुन कर्निश के दिल के 100 टुकड़े हो गए। वो बोला, शायद मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। ये सुन युआन हंस दिया। सब लोग काफी मजे करके वहां से रवाना हुए। युआन, कर्निश, प्रतीक और क्रियांश के साथ चला गया। एंड्रिक जग मारकर कर्णिका को छोने गया। अद्विक और आरवी समुद्र के किनारे बैठे थे। आरवी उसकी गोद में सर रख सो रही थी। अद्विक उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके चेहरे को प्यार से देख रहा था। दूसरी तरफ अब्रम खड़ा था और श्रीविका कार की बोनट पर बैठी थी। वो दोनों शांत झील के पानी को निहार रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। इधर ओरियन और ईवा एक पहाड़ी पर बैठे थे। ईवा ने ओरियन के शोल्डर पर सर रखा था और चांद की रोशनी में चमक रहे मुंबई को देख रही थी। ओरियन उसके हाथ को सहला रहा था। दूसरी ओर एंड्रिक ने कार रोकी तो कर्णिका सो गई थी। उसे देख एंड्रिक की नजरें उसी पर ठहर गई। वो बिना शोर किए उसे देखने लगा। इधर युआन उन सभी के साथ क्लब में था। तभी उसका फोन बजा जिसपे पूर्वा नाम शो हो रहा था। ये देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। दूसरी तरफ निहारिका और मोहक एक कैफे में बैठे थे। मोहक उसे देखकर बोला, तुमने आज स्मृति को देखा तो उससे मिली क्यों नहीं। निहारिका स्माइल करके बोली, मिलने से क्या होता, उसे बीती बातें याद आती और वो दुखी होती या खुद को दोष देती। मैंने देखा वो अपने नए परिवार के साथ काफी खुश है और उसे खुश देख मैं भी खुश हूँ। कुछ बातें अधूरी रह जाए तो ही अच्छा होता है। मैं खुश हूँ और हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी छोटी बहन हमेशा खुश रहे। उसकी बात सुन मोहक मुस्कुरा दिया। वो एक रिंग उसके सामने रखकर बोला, अब बताओ क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। ये सुन निहारिका मुस्कुरा दी और धीरे से हाँ में सर हिला दिया। शेडो ब्रुकनेश बोला, अच्छा तो अब कह रहा हूं ना, मैं भी करता हूं तुमसे प्यार। अच्छा, और जब मैं चीख चीख कर कह रही थी तब नहीं सूझा तुम्हें ये कहना। डेजी मुंह बनाकर बोली। नेश उसे अपने करीब करके बोला, कहा ना आई लव यू, अब तुम करो या ना करो लेकिन मैं करता हूं तो ज्यादा नखरे मत दिखाओ। ये बोल उसने उसे छोड़ दिया और घूमकर खड़ा हो गया। डेजी हल्का मुस्कुराकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। नेश के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। दूसरी तरफ एक ट्री हाउस में स्मृति बेड पर सो रही थी। उसके पास शशांक उसके चेहरे को देख रहा था। वो कभी स्मृति के पेट को सहलाता तो कभी बालों को। वो स्मृति को जीतना देखता उसका मन उतना ही खाली हो जाता, कभी उसका मन ही नहीं भरता था। उसने स्मृति के हाथ देखे जिन पे मेहंदी लगी थी।
उसने उसके हाथों की स्मेल ली तो उसकी आंखें बंद हो गई। स्मृति को गले लगाकर वो भी सो गया। स्मृति भी उसके सीने में सर छुपाकर सो गई। आज सबका प्रेम पूर्ण था, सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी, हर कोई खुश था। राइटर भी खुश है तो आप सब बताइए, क्या रीडर्स भी खुश है? कैसा लगा बर्निंग पैन का अंत? क्या आप सभी खुश है? इंतजार कराने के लिए क्षमा। आपका और मेरा साथ यही तक था। कहानी को प्यार देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।